हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो अपन ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपन ने जीवों में जनन, उसमें मैंने आपको अलैंगिक जनन पूरा पढ़ा दिया बेटा। फिर अपन ने जीवन काल को मैंने आपको कहा था, जो कोई भी जीव हो बेटा उसके जीवन काल को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था बेटा। वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था बेटा। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है बेटा, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था बेटा। फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेते हैं कि यार होता है क्या बच्चों लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं बेटा। कौन कौन बेटा, एक तो नर और एक क्या बेटा, मादा। ठीक है ना बच्चों। तो 2 जनक भाग लेते हैं बेटा, पहली चीज। दूसरा बच्चों एक चीज रखना बेटा, ये दोनों जो जनक है ना बेटा, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर के द्वारा नर युग्मक बनते हैं बच्चों, नर के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है, और मादा के द्वारा ध्यान रखना बेटा, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो कुल मिला के इसमें 2 प्रकार के युग्मक होते हैं बेटा, नर युग्मक और मादा युग्मक। आई थिंक आपको पता होगा बच्चों, मनुष्य के अंदर नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं बेटा, मादा युग्मक को क्या बोलते हैं बच्चों, अंडाणु बोलते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। फिर ये जो दोनों युग्मक है ना बच्चों, नर और मादा युग्मक, इन दोनों युग्मकों का क्या होगा बच्चों, संलयन होगा। और संलयन होने से किसका निर्माण हो जाता है बेटा, संलयन होने से जानना बेटा युग्मनज का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है बेटा। ठीक है ना बेटा, जाइगोट बन जाता है। इस क्रिया को बेटा ध्यान रखना बेटा, नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा। बाय द वे एग्जाम में आ गया कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं बच्चों, तो निषेचन। पढ़ रखा होगा लोअर क्लासेस में। तो निषेचन होता है बच्चों। क्या बताया मैंने, 2 नर और मादा 2 जनक होते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, दोनों युग्मकों का संलयन होता है बेटा, और क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। फिर क्या होता है बच्चों, इस निषेचन के बाद इस युग्मनज से, निषेचन के बाद बच्चों इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, भ्रूण का निर्माण होता है बेटा। ठीक है ना। और इस भ्रूण से फिर बाद में क्या होता है बेटा, नए जीव विकसित होते हैं, नए जीव का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो इस पूरे क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन होता है क्या बेटा, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं बेटा। ये जनक युग्मकों का निर्माण करते हैं, इन युग्मकों का संलयन होता है, फिर इससे क्या होता है बेटा, युग्मनज और भ्रूण बनता है, और फिर नए जीव विकसित होते हैं बेटा। इस क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, लैंगिक जनन। अपन ने अलैंगिक जनन भी पढ़ा था बेटा। अलैंगिक जनन बड़ा इजी था यार, अमीबा था, डिवाइड हो गया, 2 अमीबा बना दिया, बड़ा सरल था अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है बेटा, और धीमा होता है बेटा। अलैंगिक जनन बड़ा फास्ट होता है बेटा, लैंगिक जनन इतना फास्ट नहीं होता बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डाले थे, फिर भी वापस देख लीजिए बेटा क्या क्या चीजें हैं बेटा। तो आई थिंक सारी चीजें आपको आती है बेटा। एक तो इसमें मैंने आपको कहा था बेटा कि जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, नर और क्या लेते हैं बेटा, मादा। फिर मैंने आपको कहा था बेटा कि इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है, युग्मकों का क्या होता है बच्चों, संलयन भी होता है बेटा। ठीक है ना बच्चों, 2 जनक भाग लेते हैं, निर्माण और संलयन होता है बच्चों। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, मैंने आपको कहा था कि यार इससे जो निर्मित संतति है वो जनक के समान नहीं होती, क्योंकि आधे गुणसूत्र नर से आते हैं बेटा, और आधे गुणसूत्र कहां से आते हैं बेटा, मादा से होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसमें जो संतति है बेटा वो जनक के क्या नहीं होती बेटा, समान नहीं होती, उसमें विभिन्नताएं होती। तो ये विकास में सहायक है बेटा। ठीक है ना। तो विकास में भी क्या बच्चों ये सहायक है, आकारिकी और जनिक रूप से जनक से क्या होती है बेटा, भिन्न होती है। ठीक है ना। और अलैंगिक जनन की तुलना में ध्यान रखना, लैंगिक जनन को बेहतर माना गया बेटा, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। बाकी चीजें ये ध्यान रखना बच्चों की लैंगिक जनन किनमें पाया जाता है, एक तो उच्च पादपों में और जंतुओं में। जंतुओं में मैक्सिमम जो जंतु है बेटा उसमें क्या पाया जाता है बेटा, लैंगिक जनन ही पाया जाता है बेटा। ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था लैंगिक जनन एक जटिल क्रिया है बच्चों, और धीमी प्रक्रिया होती है बेटा। ठीक है ना। अब देखो यार बच्चों, नेक्स्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती है बेटा। लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं बेटा, उन घटनाओं को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं बेटा उनको अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों। एक तो निषेचन पूर्व, एक निषेचन, और एक निषेचन पश्चात। क्या मतलब हुआ बेटा, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए वापस। अपन ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था बच्चों ये वाला टॉपिक, ये देखिए बच्चों। इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। देखिए क्या है बेटा, निषेचन से पूर्व यानी युग्मकों का निर्माण हो गया। ठीक है ना बेटा। निषेचन से पूर्व जितनी भी घटनाएं हैं बेटा, निषेचन पूर्व घटनाएं होगी, उसके अंदर
पहली घटना तो हो जाएगी बेटा युग्मकों का निर्माण, यानी नर युग्मक का निर्माण करेगा, मादा युग्मकों का निर्माण करेगी, तो युग्मकों का निर्माण पहली चीज। फिर ये नर युग्मक मादा युग्मकों के पास पहुंचेगा, तो युग्मकों का स्थानांतरण, ये सब नर निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का क्या बेटा? स्थानांतरण। फिर आएगी बेटा निषेचन वाली घटना, और फिर निषेचन के पश्चात क्या बना बच्चों? युग्मनज बन गया, भ्रूण बन गया, ठीक है ना बेटा। तो ये निषेचन पश्चात की क्या होगी बेटा? घटनाएं। तो बच्चों लैंगिक जनन में ध्यान रखना बेटा 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती है बेटा, 3 प्रकार की घटनाएं होती है बेटा लैंगिक जनन में। एक तो निषेचन पूर्व घटना हो गई बेटा, एक निषेचन घटना हो गई, और एक निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व का मतलब क्या होता है? देखो बेटा नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन। यानी निषेचन से पहले क्या होगा बच्चों? युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा। ये दोनों घटनाएं ध्यान रखना निषेचन पूर्व में आती है बेटा। निषेचन में दोनों युग्मकों का क्या होगा बच्चों? संलयन होगा। अब युग्मकों का संलयन हो गया तो क्या बना बच्चों? युग्मनज बना, तो वो आएगी बेटा निषेचन पश्चात घटना में। और फिर उससे भ्रूण का निर्माण होगा, वो भी किसमें आएगी बेटा? निषेचन पश्चात घटना में। तो आज के इस लेक्चर में अपन ओनली डिस्कस करेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। तो बच्चों मैंने आपको कहा था बेटा निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी है बच्चों? तो निषेचन पूर्व घटनाएं बेटा 2 होती है। निषेचन पूर्व घटनाएं कितनी होती है बच्चों? 2 घटनाएं होती है बेटा, ठीक है ना। एक तो होता है युग्मकों का निर्माण, यानी जिसको अपन युग्मक जनन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन, या इंग्लिश में बोलेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस। और सेकंड अपना होगा बेटा युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का क्या होगा बेटा? स्थानांतरण। तो बच्चों यार युग्मक जनन होता क्या है? युग्मक जनन होता क्या बच्चों? मेरी बात समझिए बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार कोई जनन कोशिका है, जनन कोशिका, ठीक है ना बच्चों। उस जनन कोशिका से युग्मकों का यदि निर्माण हो रहा है, वो युग्मक नर भी हो सकता है बच्चों, वो युग्मक क्या हो सकता है बेटा? मादा युग्मक भी हो सकता है। तो जनन कोशिका से नर और मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, नर या मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन, ठीक है ना बच्चों। अब यार ये जो युग्मक बनते हैं ना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, युग्मक जनन क्या होता है बेटा? नर और मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों की युग्मक वेरी इंपॉर्टेंट है, अगुणित होते हैं। यार ये अगुणित क्या होता है बेटा? अगुणित का मतलब यदि मान लीजिए गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र यदि मान लीजिए अनपेयर्ड हो, यानी देखो बेटा एक तो पेयर जोड़ों के रूप में, यदि गुणसूत्र जोड़ों के रूप में हो तो उसको बोलते हैं द्विगुणित। यदि गुणसूत्र बेटा जोड़ों के रूप में नहीं हो बेटा तो उसको बोलते हैं अगुणित। तो युग्मक में ध्यान रखना बेटा गुणसूत्र हमेशा जोड़ों के रूप में नहीं मिलते बेटा, अगुणित होते हैं, यानी एन पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, गुणसूत्र जो युग्मक बनते हैं ना बेटा, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ जंतु भी ऐसे हो सकते हैं बेटा कि जिनमें नर और मादा युग्मक एक जैसे दिखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा ये जो क्लेडोफोरा दिख रहा है ना बेटा आपको, इसमें आप नर युग्मक देखिए, मादा युग्मक आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। तो यदि क्वेश्चन आ गया बच्चों आकारिकी के आधार पे, किसके आधार पे बच्चों? आकारिकी के आधार पे कितने प्रकार के युग्मक होते हैं बेटा? तो 2 प्रकार के होते हैं, सम युग्मकी और विषम युग्मकी। नाम से पता चल रहा सम यानी समान, यानी नर और मादा युग्मक यदि आकारिकी रूप से समान हो तो उसको सम युग्मकी बोलेंगे बेटा, और असमान हो तो बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा? विषम युग्मकी बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा बच्चों, फ्यूकस एक शैवाल है बच्चों। यहाँ पर ये मादा युग्मक है बेटा, ये नर युग्मक है, अलग अलग आकार के है तो विषम युग्मकी। इसी तरह से मनुष्य के अंदर नर और मादा युग्मक क्या होते हैं बेटा? अलग अलग आकार के, तो मनुष्य भी ध्यान रखना बच्चों क्या होता है बेटा? विषम युग्मकी होता है बेटा। एक और चीज ध्यान रखना, नर युग्मकों को जनरली पुमणु या जंतुओं के अंदर शुक्राणु की वर्ड यूज करते हैं बेटा, और मादा के लिए ध्यान रखना बेटा अपन अंड कोशिका यूज करते हैं बच्चों। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यदि मान लीजिए आपके आगे कि यार बेटा युग्मक जनन के दौरान विभाजन कौन सा होता है बेटा? यार विभाजन तो 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और क्या बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। बहुत सारे ये सोचते होंगे कि यार युग्मकों का निर्माण में तो अर्धसूत्री विभाजन भी हो ही होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। युग्मकों के निर्माण में बेटा समसूत्री विभाजन भी हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जनक की गुणिता क्या है। देखिए समझिए बच्चों, मान लीजिए आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ले लिया बच्चों, यदि उनके जीव है तो वो जो पादप काय है ना बेटा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट में पादप काय जो होती है ना बच्चों, वो पादप काय ध्यान रखना अगुणित होती है। और मैंने अभी आपको कहा कि यार जो युग्मक है ना बच्चों, युग्मक हमेशा क्या होता है बेटा? अगुणित होते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, यदि पादप काय अगुणित है,
युग्मक भी अगुणित है, तो विभाजन कौन सा होगा? गुणसूत्र की संख्या तो समान है, समान रखने के लिए बेटा विभाजन कौन सा होता है बेटा? समसूत्री। कौन सा विभाजन होता है बच्चों? समसूत्री। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए इमेजिन करिए कि आपने ले लिया बच्चों टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यदि उनकी पादप काय ले ली तो उनकी पादप काय जो होती है ना बेटा, वो पादप काय द्विगुणित होती है। यदि ऐसी पादप काय से यदि युग्मकों का निर्माण हो रहा है बच्चों, मैंने आपको पहले कहा यार युग्मक तो हमेशा ही अगुणित होते हैं। यदि 2n से n बन रहा बेटा, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी बच्चों? आधी होगी। और गुणसूत्रों की आधी संख्या आधी करने के लिए कौन सा विभाजन होता है बच्चों? अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये चीज क्लियर हो गई कि यार युग्मकों के निर्माण में दोनों प्रकार का विभाजन हो सकता है, समसूत्री विभाजन भी हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पादप काय की गुणिता क्या है, n है या क्या बेटा 2n है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, क्या कहा कि बेटा युग्मक, मैंने आपको पहले ही कहा बेटा युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, चाहे जनक कैसा भी हो, चाहे जनक अगुणित हो, चाहे गणित जनक द्विगुणित हो, लेकिन युग्मक हमेशा क्या होंगे बच्चों? अगुणित होंगे बेटा। फिर मैंने कहा कि यार कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन होगा, ये डिपेंड करेगा जनक की गुणिता पर, यानी जनक अगुणित है या द्विगुणित है। मैंने आपको कहा था बच्चों, जैसे कवक हो गया, फंजाई कवक है ना बेटा, सेवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनके जो जनक होते हैं बेटा वो अगुणित होते हैं, यानी एक गुणित होते हैं। तो इनमें कौन सा विभाजन होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म हो गए बेटा, इनके जो जनक होते हैं बेटा वो द्विगुणित होते हैं, तो इनमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। समझ में आ गया? यानी युग्मकों का जो निर्माण है बेटा वो समसूत्री विभाजन से भी हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन से भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जनक की गुणिता क्या है, यानी मोनेरा, सेवाल, कवक, थैलोफाइट यानी थैलोफाइट आ गया बच्चों, और ब्रायोफाइट, इनमें ध्यान रखना पादप काय जो होती है अगुणित होती है। इनमें विभाजन क्या होगा बेटा? समसूत्री विभाजन के द्वारा जनक बने युग्मकों का निर्माण होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में पादप काय द्विगुणित होती है, तो वहां पर विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हो गया बेटा अपना युग्मकों का निर्माण। अब आता है बच्चों नेक्स्ट युग्मकों का क्या बेटा? स्थानांतरण। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी बच्चों। कैसे क्या करोगे बेटा? आपको देखो यहाँ पर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर जो कोशिका जनक कोशिका है बेटा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कर, जनक कोशिका में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और यहाँ पर क्या होती है बच्चों? n होती है। युग्मक आपको पता है हमेशा अगुणित होते हैं बच्चों। जैसे मनुष्य में दे रखा है, मनुष्य में आपको पता है ना अपने शरीर में कितनी है, हर एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन युग्मक में कितने आते हैं बेटा? 23। अब आपको ये कंप्लीट करना बेटा। जैसे घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी में देखो बच्चों कितने गुणसूत्र है बच्चों? जनक में 12 गुणसूत्र है, तो बेटा युग्मक में तो आधे होंगे बेटा 6। चूहे के अंदर देखो बच्चों, चूहे के अंदर यहाँ पर 21 है बेटा, युग्मक में 21 है, तो जनक में कितने होंगे बेटा? 42। कुत्ते के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पर 78 है, 78 का हाफ करिए बच्चों, कितना बेटा? 39। युग्मक में तो बेटा हाफ रहेंगे, n रहेंगे। बिल्ली के अंदर देखो बच्चों यहाँ पर 19 है, तो बेटा यहाँ पर कितने आ गए बेटा? 38। फल मक्खी में देखिए बच्चों यहाँ पर 8 गुणसूत्र है बेटा, तो बेटा युग्मक में कितने रहेंगे? ओनली 4। और यहाँ पर ओफियोग्लोसम, सबसे ज्यादा ध्यान रखना पादपों के अंदर गुणसूत्र इसी के अंदर मिलते हैं बेटा, ओफियोग्लोसम। तो ओफियोग्लोसम के अंदर देखो बेटा यहाँ पर 630 दे रखे हैं बेटा, तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 1260 गुणसूत्र हो गए। और सेब के अंदर देखो बेटा यहाँ 34 है, तो बेटा यहाँ पर कितने हो गए? 17। कुल मिला के आप ध्यान रखना बच्चों, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है बेटा, और जनक में, जनक जैसे मान लीजिए जंतु ले लिए बेटा, ठीक है ना, तो जंतु में तो बेटा सब में क्या होते हैं बच्चों? द्विगुणित होते हैं मोस्टली, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है युग्मकों का स्थानांतरण। अब मेरी बात सुनो बच्चों, नर युग्मक बन गए, मादा युग्मक बन गए। अब नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना है बच्चों, तो यार पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि यार बच्चों जैसे मान लीजिए ये कोई थैलस है, ठीक है ना बेटा, ये थैलस है। मैंने कहा कि यार यहाँ पर इमेजिन करो कि ये पुनदानी है, क्या बच्चों? यहाँ पर ये पुनदानी है। मैंने कहा यार यहाँ पर क्या बच्चों? स्त्रीदानी है, स्त्रीदानी है बच्चों। अब यार पुनदानी से शुक्राणु बने, वो शुक्राणु स्त्रीदानी तक जाएंगे, तो जाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना, किसी न किसी के द्वारा तो जाएंगे ना। या आपने पढ़ा होगा बेटा पुष्पी पादपों में पराग कोष से परागकण निकलते हैं बच्चों, उनके अंदर नर युग्मक होते हैं, तो वो नर युग्मक यार मादा के पास जाएंगे तो किसी न किसी माध्यम की सहायता से तो जाएंगे। तो बेटा 2 माध्यम है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जब पहुंचते हैं बेटा उसके 2 माध्यम है बच्चों, या तो वो जल के द्वारा जाते हैं बेटा, या वो पराग कणों के द्वारा जाते हैं, ठीक है ना बच्चों।
अब देखो बेटा अपन दोनों ही चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नर युग्मक जनरली अधिकतर जीवों में क्या होता है बेटा, नर युग्मक चलनशील होते हैं और मादा युग्मक क्या होते हैं बेटा, अचल होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर ही देख लो बच्चों, शुक्राणु चल होते हैं और अंडाणु क्या होते हैं बेटा, अचल होते हैं। लेकिन कुछ कवक ऐसे हैं, फंजाई ऐसे हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं बेटा जिसमें दोनों टाइप के युग्मक चलनशील होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कहा कि यार युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना है बच्चों, नर युग्मक, तो वो किसके द्वारा पहुंच सकता है बच्चों, जल के द्वारा। तो जो मोनेरा है बेटा, टेरिडोफाइटा है या ब्रायोफाइट्स है बेटा, थेलोफाइट्स है, इनके अंदर ध्यान रखना नर युग्मक मादा युग्मक के पास जल के द्वारा पहुंचता है, यानी जल में तैरते हुए पुंबणु मादा युग्मक के पास क्या होता है बेटा, पहुंच जाते हैं। लेकिन इस जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता, जल के द्वारा पहुंच रहा बच्चों, तो बहुत सारे युग्मक ध्यान रखना बेटा रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये पौधे अत्यधिक संख्या में नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ध्यान रखना बेटा। वैसे अधिकांश जो भी जीव भी होते हैं बेटा, तो वो मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मकों का अत्यधिक उत्पादन करते हैं, बहुत ज्यादा पैदा करते हैं बेटा। क्या बेटा, नर युग्मक, क्योंकि नर युग्मक जब स्थानांतरित होते हैं तो बेटा ऑन द वे बहुत सारे नर युग्मक क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी दे भी रखा बच्चों, नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में ध्यान रखना अधिक संख्या में पैदा किए जाते हैं। उसका रीजन ये बच्चों की परिवहन के दौरान बड़ी संख्या में नर युग्मक क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फिर मैंने आपको कहा कि यार बीजीय पादप कौन से होते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ये जो पादप होते हैं ना बेटा, ये पादप ध्यान रखना बेटा नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाते हैं, किसकी सहायता से बच्चों, पराग कणों की सहायता से। कैसे, इधर देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो बीजीय पादप होते हैं ना बेटा, उसमें आपने पढ़ा होगा बेटा कि पुंकेसर पाए जाते हैं बच्चों, पुंकेसर में ये परागकोश होता है बेटा। स्त्री केसर में आपने पढ़ा होगा बेटा कि इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या होती है बच्चों, अंडाशय होता है। और अंडाशय में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों क्या पाया जाता है बेटा, बीजांड पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, ये जो परागकोश है ना बेटा, ये परागकोश परागकण उत्पन्न करते हैं। और आपको पता होना चाहिए इन परागकणों के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। इन परागकणों के अंदर ध्यान रखना नर युग्मक होते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, परागकोश से परागकण कहां पहुंच जाते हैं बेटा, वर्तिकाग्र पे। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, परागण। क्या बोलते हैं बच्चों, इस क्रिया को बोलते हैं परागण। ये परागकण यहाँ आ गए बच्चों, यहाँ आने के बाद ध्यान रखना ये परागकण अंकुरित हो जाते हैं और पराग नली बनाते हैं। ये पराग नली ध्यान रखना बेटा बीजांड में प्रवेश कर जाती है और नर युग्मकों को यहाँ रिलीज कर देती है। तो बच्चों यहाँ पर नर युग्मक पहुंचे किसकी सहायता से, परागकण की सहायता से। देखो बेटा यहाँ पर परागकण के अंदर नर युग्मक थे, ये परागकण की सहायता से यहाँ है। यहाँ पर परागकण ने क्या बनाई बच्चों, पराग नली, और ये पराग नली ध्यान रखना बीजांड में प्रवेश करके यहाँ पर नर युग्मकों को छोड़ देती है बेटा, ठीक है ना। तो ये इसकी थ्योरी यहाँ पर दे रखी है बेटा, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये कुल मिला के युग्मकों का क्या हो गया बच्चों, स्थानांतरण हो गया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता होती क्या बेटा कि जीव आपको पता है बच्चों एक लिंगी हो सकता है, या जीव क्या हो सकता है बेटा, द्विलिंगी हो सकता है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो यदि मान लीजिए द्विलिंगी है, द्विलिंगी कब कहेंगे बच्चों, यानी ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन संरचनाएं एक ही जीव के अंदर हो, यानी एक ही पादप में या एक ही जंतु में यदि दोनों संरचनाएं पाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि द्विलिंगी अवस्था यदि पादप में है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है उभयलिंगाश्रयी। और यही यदि मान लीजिए द्विलिंगी अवस्था कवक में है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है समथैल्सी। और प्राणियों में है तो बेटा इसके लिए द्विलिंगी प्राणी वर्ड यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना बच्चों। उभयलिंगाश्रयी पादप कुकुरबिट और नारियल एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। और द्विलिंगी प्राणी बेटा बहुत कम होते हैं बच्चों। अधिकांश प्राणी जो जंतु होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी प्राणी कौन है बच्चों, जैसे केचुआ हो गया, स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, ये द्विलिंगी प्राणी। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा बच्चों, देखिए आप, ये कारा एक पादप है बच्चों। इस कारा में देखिए बच्चों ये पुंदानी भी है, ये देखिए बेटा स्त्रीदानी भी है बच्चों। तो बेटा यार एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों तरह की संरचना है बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। तो कारा भी एक उदाहरण हो गया बेटा, किसका बेटा, द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पादप हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक लिंगी। एक लिंगी नाम से पता चल रहा है यार कि नर तथा मादा जनन संरचनाएं भिन्न भिन्न पादपों में, यानी भिन्न भिन्न जीवों के अंदर नर संरचना होती है और मादा संरचना। जैसे मनुष्य है बेटा, मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होती है, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा पपीता आपने सुना होगा बच्चों, नर पपीता अलग होता है, मादा पपीता अलग होता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पपीता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। पपीता हो गया, खजूर हो गया।
तो ध्यान रखना, एक लिंगी अवस्था पादपों में एक लिंगी अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा, एक लिंगाश्रयी। और ये चीज अवस्था कवक में हो तो बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा, विषम थैलेसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना बेटा, सम थैलेसी, विषम थैलेसी। सम थैलेसी का मतलब एक ही पादप के अंदर नर और मादा जन्नांग है, ये कवक के लिए वर्ड यूज किया जाता है। और विषम थैलेसी में नर अलग है और मादा अलग है, ये भी कवक के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। और पादपों के लिए एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी ये वर्ड यूज किया जाता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज देखिए बच्चों, पुष्प यदि एक लिंगी हो तो बेटा एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा। ऐसे एक लिंगी पुष्प जिनमें पुंकेसर पाया जाता है, यानी नर पुष्प हो तो बेटा उसको पुंकेसरी बोलेंगे। और यदि मादा पुष्प हो, स्त्री केसर पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्त्री केसरी। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये एक मक्का का पादप है बेटा। किसका पादप है बच्चों, मक्का का। मैंने कहा कि यार इस मक्का के पादप में ये नर पुष्प है और ये भुट्टा जो खाया होगा ना आप लोगों ने, ये मादा पुष्प है बच्चों। मैंने आपको पूछ लिया कि यार ये जो पादप है ये एक लिंगी है या द्विलिंगी है, तो बेटा बड़ा कंफ्यूजन है। एक मेरी बात समझना बच्चों, इसके पुष्प एक लिंगी है क्योंकि ये नर पुष्प है बेटा और ये मादा पुष्प है। पुष्प तो एक लिंगी है लेकिन पौधा उभय लिंगाश्रयी है। पौधा क्या बच्चों, उभय लिंगाश्रयी। आपको पूछे कि यार मक्का में पुष्प कैसे हैं, तो एक लिंगी पुष्प। पौधा कैसा है बच्चों, तो उभय लिंगाश्रयी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जो उभय लिंगाश्रयी होते हैं ना, उनके अंदर पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं बेटा। उदाहरण के लिए कोकोनट्स और क्या बेटा, नारियल। और एक मैंने एक और एग्जांपल दे दिया बच्चों, क्या बेटा, मक्का का प्लांट दे दिया बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा, जनन के पूर्व घटनाएं और जीवों में लैंगिकता। ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं डिस्कस करेंगे बेटा। एक दो दिन में वो लेक्चर आ जाएगा, उसको वॉच करेगा।